हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट पे। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यूएस डॉलर भारतीय रुपयों के हिसाब से 85.39 रुपीज़ के बराबर है। तो क्या कभी भी आपके माइंड में ये प्रश्न आया है कि क्यों ऐसा होता है कि रुपये के कंपैरिजन में डॉलर की वैल्यू हमेशा हाई होती है? ऐसा हम काफ़ी सालों से देखते हुए आ रहे हैं। तो ये वैल्यू दोनों के अलग अलग क्यों हैं? क्या कभी आपके माइंड में यह प्रश्न आया है? अगर आया है तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है रुपये के तुलना में। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक अच्छे से बिना स्किप किए जरूर से देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको ऐसे 4 फैक्टर बताने वाला हूं जिसको समझने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों यूएस डॉलर रुपए के कंपेरिजन में ज़्यादा हाई होता है वैल्यू के तौर पर। तो समझिए, पहला फैक्टर है, अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा कि डॉलर की वैल्यू हाई हो जाएगी और रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी। अब ऐसा कैसे होता है, इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इंपोर्ट का मतलब होता है कि भारत में जो भी गुड्स अंदर आते हैं, यानी कि बाहर के देश से जो भी सामान या जो भी चीज भारत अपने देश में मंगवाता है, तो इसी को इंपोर्ट कहा जाता है। और भारत जो अपने यहाँ से जो भी सामान या चीज या जो भी गुड्स दूसरे देश में भेजता है, इसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो अगर भारत देश दूसरे देश में सामान भेजने से ज्यादा अधिक सामान अपने यहाँ दूसरे देशों से लेता है, तो इससे क्या होता है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ती है और रुपये की वैल्यू घटती है, क्योंकि भारत अधिकतर इंपोर्ट डॉलर में करता है। और अगर भारत अधिकतर इंपोर्ट डॉलर में कर रहा है तो इससे डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, और डॉलर की डिमांड बढ़ने से क्या होगा कि डॉलर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। क्योंकि भारत जो भी सामान बाहर के देश से मंगा रहा है तो भारत को पेमेंट रुपए में नहीं डॉलर में करनी है। तो पहले भारत को डॉलर खरीदना होगा, और डॉलर खरीद के जब भारत डॉलर में ही पे करेगा तो इससे डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और रुपये की वैल्यू घट जाएगी। तो इंपोर्ट ज़्यादा होने से और एक्सपोर्ट कम होने से डॉलर की वैल्यू बढ़ती है और रुपये की वैल्यू घट जाती है। और दोस्तों, सारी दुनिया में जो अधिकतर ट्रेड होते हैं ना, जो भी व्यापार होता है, लेन देन होता है, वो अधिकतर डॉलर में ही होता है। तो डॉलर की डिमांड केवल भारत में ही नहीं है, पूरे विश्व में डॉलर की डिमांड हाई में रहती है, क्योंकि अधिकतर देशों में जो व्यापार होता है, जो ट्रेड होता है, वो डॉलर के माध्यम से ही होता है। तो डॉलर की इतनी डिमांड है, इसलिए डॉलर की वैल्यू हमेशा मतलब और देश से मुकाबले, यानी कि काफ़ी सारे देशों से मुकाबले आगे रहती है। ठीक है, अब जो दूसरा फैक्टर है जिसके कारण रुपये की जो वैल्यू है वो डॉलर की कंपैरिजन में कम हो जाती है, वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि भारत देश में इन्वेस्टमेंट का कम होना और बिजनेस का कम होना, और इसके बजाय बाहर के देश जैसे कि यूएस में इन्वेस्टमेंट और बिजनेस ज़्यादा होना। इससे क्या होता है कि रुपये की वैल्यू घटती है और डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। मेरी इस बात को अच्छे से समझिए। जो बिजनेस भारत में हो सकते थे, ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट भारत में हो सकते थे, उसके बजाय वो इन्वेस्टमेंट और बिजनेस यूएस में हो रहा है। तो इससे डिमांड किसकी बढ़ रही है? डॉलर की बढ़ रही है। क्योंकि अगर यूएस में बिजनेस सेटअप होगा, यानी कि भारत देश के लोग अगर यूएस में बिजनेस कर रहे हैं, भारत देश के लोग यदि यूएस में जा करके काम कर रहे हैं, वहां पर पैसे कमा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि यूएस में बिजनेस बढ़ने से यूएस में अधिक नौकरियां उत्पन्न होती है। और जब यूएस में अधिक नौकरियां उत्पन्न होगी तो अधिकतर लोग वहीं पे जाएंगे नौकरी करने के लिए, और जहां पे अधिकतर लोग रहेंगे वहां पे क्या होगा कि डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर स्ट्रांग होगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि अगर बिजनेस भारत में होती और भारत देश में इन्वेस्टमेंट होता तो इससे भारत की रुपये स्ट्रांग होती और रुपये की वैल्यू बढ़ती। लेकिन इसके बजाय क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट और बिजनेस अलग देश में हो गई है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से। तो फिर से क्या होगा कि जो फॉरेन की करेंसी वैल्यू है वो हमारे देश की करेंसी वैल्यू से अधिक बढ़ती जाएगी। क्योंकि ड्यू टू लेस इन्वेस्टमेंट इन भारत, रुपये की डिमांड कम हुई तो रुपये की वैल्यू भी कम हुई। इसलिए यह कहा जाता है कि भारत में ही बिजनेस करे और भारत में अधिकतर इन्वेस्टमेंट करे। क्योंकि जब भारत में ही ज़्यादा बिजनेस शुरू होंगे तो क्या होगा कि भारत में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और जब भारत में अधिक प्रोडक्शन होगी तो भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मेरी बात को समझिए, जब भारत में ज़्यादा बिजनेस शुरू होंगे तो लोग इन्वेस्टमेंट भारत में करेंगे, और जब भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। और प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा कि भारत इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, यानी कि जो मटेरियल भारत पहले दूसरे देशों से अपने देश में मंगवा रहा था, इससे रुपये की वैल्यू कम हो रही थी, अब वही मटेरियल भारत खुद बनाएगा, यहाँ तक कि और भी अधिक मटेरियल बनाएगा। और जब ज़्यादा मटेरियल होगी भारत के पास तो भारत उस मटेरियल को एक्सपोर्ट भी करेगा। तो अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से अधिक बढ़ेगा तो इससे रुपये की वैल्यू भी अधिक बढ़ेगी और देशों के करेंसी की तुलना में। इसलिए आप ये देखेंगे कि भारत में बिजनेस और स्टार्टअप जैसे डिमांड्स पिछले कुछ सालों में काफ़ी तेजी से बढ़ते ही जा रही है। क्योंकि जितनी ज़्यादा बिजनेस होगी इन्वेस्टमेंट भी उतनी अधिक होगी, और जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी बिजनेस शुरू होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और भारत के रुपये की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, अब जो अगला फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है रुपये की वैल्यू, वो ये है
यूएस इंटरेस्ट रेट। मान लीजिए कि यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया तो लोग क्या करेंगे, यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि यूएस बॉन्ड में और यूएस मार्केट में। तो जब यूएस मार्केट में अधिक इन्वेस्टमेंट होगी, लोग भारत में कम कर रहे हैं, यूएस मार्केट में अधिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। मान लीजिए कि भारत की एफडी 8% इंटरेस्ट देती है और यूएस की एफडी 12% इंटरेस्ट दे रही है। मान लीजिए कि भारत की जो सरकारी बॉन्ड है वो आपको 10% की इंटरेस्ट देती है और वहीं यूएस की जो सरकारी बॉन्ड है वो आपको 15% की रिटर्न दे रही है। तो लोग क्या करेंगे, भारत में निवेश कम कर देंगे और यूएस में अधिक निवेश करेंगे, क्योंकि यूएस में उन्हें अधिक इंटरेस्ट मिल रहा है और वैसे भी डॉलर की वैल्यू रुपये से ज्यादा है। तो क्या होगा कि इससे यूएस में इन्वेस्टमेंट लोगों का बढ़ जाएगा। सिर्फ मैं भारत देश की बात नहीं कर रहा हूँ, और देश के भी लोग क्या करेंगे कि यूएस में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे। तो जब यूएस में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट होगा तो यूएस की करेंसी डॉलर है तो इसकी वैल्यू तो बढ़ेगी ही ना, हमारे देश की करेंसी रुपये के मुकाबले। अब जो चौथा फैक्टर है वो है फॉरेन डेट। अगर भारत के पास फॉरेन का डेट ज़्यादा होगा जो कि डॉलर में चुकाना है तो इससे डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी और रुपये की वैल्यू घटेगी। मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें। मान लीजिए कि भारत ने क्या किया है कि भारत ने $1000 का लोन लिया है जिसपे भारत को 10% इंटरेस्ट के साथ अपने सारे कर्जे चुकाने हैं, यानी कि भारत को चुकाना होगा कितने रुपए, $1100 रुपए। अब देखिए भारत को डॉलर में चुकाना है कितना, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, जो कि कितना हो रहा है $1100 रुपए। और मान लीजिए कि भारत के पास केवल है 50,000 रुपए, यानी कि $1100 के मुकाबले भारत के पास रुपए कम है चुकाने के लिए। यहाँ पर देखिए $1100 अगर मैं इसे रुपए में कन्वर्ट करूँ तो ये कितना होगा, यहाँ पर देखिए मैंने करके रखा है 1100 इंटू 85.39, क्योंकि $1 की वैल्यू है 85.39 इंडियन रुपी। तो अगर मैं $1100 को 85.39 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आता है 93,929, यानी कि भारत को इतने रुपए लौटाने होंगे 93,929 रुपीज, जबकि भारत के पास केवल 50,000 रुपए ही है। तो भारत इस लोन को चुकाने के लिए क्या करेगी, मान लीजिए भारत क्या करती है कि और भी नोट्स और भी पैसे प्रिंट करती है। तो जब ज़्यादा पैसे प्रिंट होंगे तो भारत तो लोन तो चुका देगी, लेकिन ज़्यादा पैसे प्रिंट होने से क्या होगा कि मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ जाएगा, और जब मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि इससे इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी, और जब महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि रुपए की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। इस बात को भी एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे ज़्यादा नोट्स प्रिंट करने से या मार्केट में मनी फ्लो बढ़ने से पैसों की परचेजिंग पावर कम होती है। इस बात को आप मेरी इस एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक दुकानदार है, उसके पास 4 पेन है और एक पेन की कीमत है 10 रुपए। अब हर महीने उसके पास 4 लोग आते हैं और ये 4 लोग 10-10 रुपए में पेन लेकर के जाते हैं, यानी कि इन चारों व्यक्ति के पास 10 रुपए है, जिससे कि ये जाकर महीने में एक बार उस दुकानदार से पेन लेते हैं। अब यहाँ पर आप इस बात को ध्यान में रखिए कि सप्लाई और डिमांड अगर दोनों बराबर रहती है तो स्थिरता बनी रहती है, ना ही महंगाई बढ़ती है और ना ही घटती है। अगर सप्लाई अधिक हो गई और डिमांड कम है तो महंगाई भी कम हो जाएगी, लेकिन अगर सप्लाई कम है और डिमांड बढ़ गई तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो वो दुकानदार के पास 4 ही पेन की सप्लाई है और लेने वाले लोग भी 4 हैं, यानी कि पेन की बिक्री 4 ही होनी है और एक पेन की कीमत भी 10 रुपए है, तो स्थिरता बनी हुई है। लेकिन जैसे ही मार्केट में मनी फ्लो बढ़ गई तो इन 4 लोगों के पास भी मनी फ्लो बढ़ जाएगा, यानी कि पहले 4 लोगों के पास 10 रुपए थे एक पेन खरीदने के लिए, लेकिन मनी फ्लो बढ़ने के कारण अब इन चारों के पास क्या होगा कि एक एक करके 20-20 रुपए हो जाएंगे, यानी कि मार्केट में मनी फ्लो बढ़ने से पहले इसके पास था 10 रुपए और मार्केट में मनी फ्लो बढ़ने के बाद इसके पास अब हो गए 20 रुपए, इसके पास भी हो गए 20 रुपए, इसके पास भी हो गए 20 रुपए और इसके पास भी हो गए 20 रुपए। यानी कि अब ये लोग बोलेंगे कि अब हम एक पेन नहीं, अब हम 2 पेन लेंगे, क्योंकि पहले हम 10 रुपए में एक ही पेन ले पा रहे थे, लेकिन अब हम 20 रुपए में 2 पेन लेंगे। यानी कि अब ये 2 पेन लेगा, ये 2 पेन लेगा, ये 2 पेन लेगा और ये भी 2 पेन लेगा, यानी कि अब पेन की डिमांड 8 हो गई है। पहले पेन की डिमांड 4 थी, अब 8 हो गई है। लेकिन दुकानदार के पास क्या होगा कि उसके पास तो पेन 4 ही है, उसके पास सप्लाई कम है। यहाँ पर पेन की डिमांड बढ़ी है कि अब सब 2-2 पेन लेंगे तो 8 पेन चाहिए। यहाँ पे पेन 8 की मांग होने से पेन की डिमांड बढ़ गई है, लेकिन दुकानदार के पास पेन की सप्लाई नहीं बढ़ी है, उसके पास पेन की सप्लाई केवल 4 ही है। तो अभी दुकानदार सोचेगा कि मेरे पास केवल 4 ही पेन है और 8 पेन की डिमांड हो रही है, तो मुझे अपने पेन के प्राइस को ऐसे रखना होगा जिससे कि मेरी 4 पेन बिक जाए और उनके सारे पैसे भी मेरे पास आ जाए। तो फिर यहाँ पर दुकानदार क्या करेगा, जैसे कि उसके पास केवल 4 ही पेन है तो एक पेन की कीमत 20 रुपए कर देगा। अब देखिए 20, 20, 20, 20, 4 लोगों के पास 80 रुपए थे, पहले थे 40 रुपए, लेकिन अब 4 लोगों के पास 80 रुपए आ चुके हैं, ठीक है। और जब वो जाते हैं दुकानदार के पास, बोलते कि हमें अब 2 पेन दीजिए, तो दुकानदार ये बोलता है कि अब पेन की दाम बढ़ चुकी है, अब आपको 20 रुपए में एक पेन मिलेगा। तो क्या हुआ कि इन चारों को 20-20 रुपए में एक पेन मिला।
तो पेन तो अभी भी 4 ही बिकी, लेकिन पेन की प्राइस बढ़ गई क्योंकि पेन की डिमांड बढ़ी थी, उसकी सप्लाई नहीं बढ़ी थी। तो डिमांड बढ़ा, सप्लाई नहीं बढ़ा, तो क्या हुआ कि महंगाई बढ़ गया और पैसे की परचेजिंग वैल्यू कम हो गई। जहां पहले 10 रुपए पे एक पेन आ रही थी, अब वही पेन 20 रुपए पे आ रही है। और पेन की प्राइस को 20 रुपए करना दुकानदार की मजबूरी थी, क्योंकि दुकानदार को तो 4 ही पेन बेचने हैं और डिमांड हो रही है 8 की, तो उसे 4 पेन को बेचने के लिए अपनी पेन की प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि जितने भी पैसे होंगे इनके पास 20 यानी कि 80 रुपए वो दुकानदार के पास चले जाए और उसकी 4 पेन भी बिक जाए। तो फिर बिल्कुल इसी तरह से डिमांड एंड सप्लाई के कारण महंगाई बढ़ती है या फिर घटती है। तो अगर पैसे अधिक प्रिंट होती है तो इससे मार्केट में मनी फ्लो बढ़ जाएगा और सबके पास अधिक पैसे आ जाएंगे, और जब भी सबके पास अधिक पैसे आते हैं तो लोग खरीदारी ज़्यादा करते हैं, और जितनी अधिक खरीदारी होगी महंगाई उतनी अधिक बढ़ जाएगी। आप ये चीज़ देखते होंगे कि कोई भी त्यौहार के समय में बाजार में महंगाई बढ़ जाती है क्योंकि खरीदारी अधिक होती है। तो इस कारण से भी यदि भारत के पास फॉरेन डेट यानी कि बाहर के देशों का कर्जा अधिक है, और अगर भारत के पास पैसे कम हैं, जैसे कि लोन चुका सकती है, तो भारत क्या करेगी, लोन चुकाने के लिए अधिक पैसे प्रिंट करेगी, और इससे भी क्या होगा कि रुपये की वैल्यू अल्टीमेटली घटेगी। और ये क्यों घटेगी, आशा करता हूँ कि मेरी बात अब तक आप समझ गए होंगे कि क्यों फॉरेन डेट बढ़ने से रुपये की परचेजिंग वैल्यू घट जाती है। तो ये मेन 4 फैक्टर है जिसके कारण क्या होता है कि रुपये की वैल्यू डॉलर से कम ही रहती है। और देखिए, डॉलर की वैल्यू भी और सब देशों के मुकाबले अधिक ही रहती है, क्योंकि अधिकतर ट्रेड और सब देशों से भी डॉलर में ही होते हैं। डॉलर की डिमांड पूरे इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही अधिक है, इसलिए भी डॉलर क्या हो रहा है कि रुपये की कंपैरिजन में बढ़ता ही जा रहा है और रुपये घटते ही जा रही है। और अगर भारत देश को अपने रुपये की वैल्यू बढ़ानी है तो उसे अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, और भारत को अपने देश में बिजनेसेस को बढ़ा देना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा कि और देश के भी लोग भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जब भारत में दूसरे देश से इन्वेस्टमेंट आएगी तो रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। तो मुझे आशा है कि अब तक तो आप ये समझ गए होंगे कि कैसे रुपये की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में फ्लक्चुएट करते रहती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही औरों के साथ तो शेयर जरूर से कीजिए। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, आपको यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।